दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और आज हमारे स्टूडियो में हमारे बड़े ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, महंत डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बा नंदगिरी जी। इनके बारे में छोटा सा परिचय मैं आपको दे दूं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल भारत सम्मान फाउंडेशन के हैं और साथ में उसके किन्नर अखाड़ा, अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा के महंत भी हैं। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की सदस्य भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और मेरे हिसाब से एक किन्नर होने के साथ साथ समाज के लिए, देश के लिए इतना कुछ करना, ये सब में अपने बहुत बड़ी बात है। तो वैष्णवी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। और मुझे बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं आज कि आपसे हम बात कर पा रहे हैं। और सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि मैं आपको क्या कह के बुलाऊँ? मैं वैष्णवी जी कहूँ आपको कि डॉक्टर साहब कहूँ, क्या कहूँ मैं आपको? जो आपको अच्छा लगे, जिस 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 भी शब्द से आप मुझे सम्मानित करना चाहे आप बुला सकते हैं। तो मैं वैष्णवी जी बोलता हूँ आपको। तो वैष्णवी जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और मैं चाहूँगा कि हम लोग सब कुछ शुरू से शुरू करें। बचपन की बात करते हैं। बचपन, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी आदमी का जीवन का जो बचपन होता है वो सबसे अच्छा समय उसका वही होता है, सबसे सुंदर समय होता है। और एक वही समय ऐसा होता है जिस समय वो बिल्कुल फ्री होकर अपनी ज़िंदगी जीता है। और मेरे को लगता है कि जो आदमी बचपन में अपनी ज़िंदगी जीता है उसके बाद शायद वो मरते दम तक वैसी ज़िंदगी जी भी नहीं सकता। तो आपका बचपन कैसा रहा बचपन में? देखिए, हमारे समाज का और हम लोगों का बचपन ही एक वो यादगार लम्हे होते हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाते। एक नॉर्मल जब कोई पुत्र या कोई पुत्री जन्म लेती है किसी परिवार में, तो जब उसका जो पालन पोषण किया जाता है, जो संस्कार दिए जाते हैं, जो माता पिता और घर के बुज़ुर्गों का, घर के और रिश्तेदारों का जो स्नेह और प्रेम उन्हें मिलता है, पर हमारे समाज में बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है। क्योंकि हम लोगों को वो स्नेह और वो प्यार, वो ममता नहीं मिलती है बचपन से, जो जिस चीज़ की हर एक बच्चे को बचपन में ज़रूरत होती है। तो मेरा बचपन भी ऐसा ही रहा कि कहते हैं ना कि वो जो हमारे अंदर की जो आत्मिक भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो हम नहीं प्रकट कर पाते और समाज भी उसको नहीं समझ पाता है। तो मेरे बचपन में बस यही कमी रही, जैसे कि वो ममता, वो प्यार जो जिसकी आज भी हमें तलाश रहती है और आज भी हम उस चीज़ की, हमें कहते हैं कि प्यास है जो नहीं बुझ पाई, कि जो हमें प्रेम और प्यार बचपन में नहीं मिला, आज भी हम चाहते हैं कि लोग हमें वो दें। और वो दें ताकि कहते हैं जैसे टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर वो सम्मान प्रेम हमें मिलता है तो हम भी सामने वाले को सम्मान और प्रेम देने का इच्छा रखते हैं। मतलब कुल मिला के एक संघर्ष भरा जीवन बचपन जी में, बिल्कुल। बचपन से ही मतलब आपने संघर्ष शुरू कर दिया अपनी जी जिंदगी। बिल्कुल। अच्छा, बचपन में सबका एक प्रिय मित्र होता है, बेस्ट फ्रेंड जिसको कह लें। तो आपके भी कोई ऐसे दोस्त रहे? देखिए दोस्त, हम लोग तो देखो आत्मिक तौर से और हर तरीके से एक स्त्री तत्व हमारे अंदर होता है। जी। और हम हमारा अटैचमेंट गर्ल्स से, लड़कियों से ही रहता है। तो बहुत से ऐसे मतलब मित्र रही मेरी लाइफ में जो मतलब कि जिसे कहते हैं कि वो हमारे विचारों को समझ पाएँ और हम उनके साथ वो फीलिंग्स, वो बातें शेयर कर पाएँ। तो दोस्त मित्र तो बहुत सारे रहे हैं। अच्छा, मतलब कोई खास, कोई उनमें से एक आता, कोई जो जो सबसे ज़्यादा प्रिय हो एक डॉक्टर या जिनसे आज राजकुमार, भी आपकी डॉक्टर राजकुमार हैं, वो मेरे बहुत अच्छे, जिसको कहते हैं मित्र भी कह लो, सखा भी कह लो, और एक तरीके से अच्छी चीज़ों का ज्ञान देना, अच्छी चीज़ों को गाइड करना मेंटोर के रूप में। तो वो रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी बुक्स और हमारी कम्युनिटी को लेके बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए हैं उन्होंने और कर रहे हैं। ठीक है, आप महंत भी हैं, तो भगवान में कितनी आस्था आपकी? देखिए, हर मनुष्य की उत्पत्ति भगवान द्वारा हुई है और जो भी मनुष्य है उसके व्यवहार से उसके अंदर भिन्नता पाई जाती हैं। लेकिन हमारी रचना जो है, रचनाकार तो वो ईश्वर है। ईश्वर के बिना मैं मानती हूँ कुछ भी नहीं है। और जिस प्रकार कहा जाता है कि
मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। जी। उसी प्रकार मानने वाले के लिए ईश्वर सब कुछ है और ना मानने के लिए वो एक मिट्टी की मूर्ति है। तो ये सब श्रद्धा और भावना के ऊपर आपके निर्भर करता है। और भगवान में मेरी इसलिए है कि देखिए, शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे, और हम तो साक्षात ईश्वर ने हमें अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिया है। और शास्त्रों में भी इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि पौराणिक हमारे धार्मिक हिंदू धर्म ग्रंथों शास्त्रों में हमारा किन्नर समाज का अस्तित्व हमेशा रहा है, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे वो त्रेता युग हो। और कलयुग में भी श्री राम ने हमें वरदान दिया कि कलयुग में आपका राज होगा, आपकी पूछ होगी, आपका सम्मान होगा, दुनिया आपको भी हर चीज़ का एक आपको योगदान देने का आपको अवसर प्रदान करेगी, जो कि हो भी रहा है। तो ईश्वर की वजह से आज मैं आपके सम्मुख बैठी हूँ, आपने मुझे बुलाया, आप आज मुझसे मेरे विचारों को यहाँ समाज के सामने प्रकट करने का जो मुझे अवसर आपने दिया, वो ईश्वर की वजह से। तो ईश्वर में तो मेरी है ही श्रद्धा तो भावना। आप ईश्वर को, भगवान को किस रूप में पूजते हैं? मतलब देखिए, कौन से भगवान को आप सबसे ज़्यादा मानते हैं? देखिए, मैंने तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया, शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर के हम हैं, शिव के गण हैं हम। और इसी प्रकार तो मेरे को सबसे प्रिय मेरे भोलेनाथ महादेव हैं। और उनको हमारे भोलेनाथ को श्रृंगार बहुत पसंद है। जी। और जो आज आप मुझे भी देख रहे हो, मैं भी पूरे श्रृंगार में रहती हूँ। तो वो श्रृंगार हमारे भोलेनाथ के लिए हैं। और हमारा जो, जैसे कि करवा चौथ अभी गया है, तो सारी स्त्रियों ने अपने एक सुहागिन होने के नाते अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। और मैंने भी व्रत रखा अपने भोलेनाथ के लिए, कि ताकि भोलेनाथ हमारे जितने भी यजमान दाता है, जिनके ऊपर हम आश्रित हैं अपने व्यवसाय, अपनी परंपरा को लेके, तो वो उन सभी की जो है अच्छी कामनाएं, अच्छी सबके जीवन में उन्नति हो, सबका मंगल हो। तो ये ही कामना करते हुए हमने भी व्रत रखा है। तो ईश्वर को तो हम अपने एक तरीके से आराध्य भी हैं, अब हमारे सुहाग भी हैं। तो मैं, जैसा कि आपने कहा कि ईश्वर पालन करता है, तो हमारा तो पूरा अटूट विश्वास है। अच्छा, अभी जब आपने बात करवा चौथ की की, तो मेरा सवाल भी यही था कि जैसे हम आपकी प्रोफाइल देख रहे थे, तो उसमें आपने लिखा हुआ कि आप मैरिड हैं। तो आपकी शादी किनसे हुई है? देखिए, किन्नर समाज में कुछ लोगों को नहीं पता होगा जी। कि जैसे आजकल के तौर पे, जैसे कभी कोई किन्नर आपने देखा होगा, एक मैं साधारण सा उदाहरण दूंगी। जैसे आपने देखा होगा, लोग रेंट पे कोई किन्नर रहते हैं या कहीं पे रहते हैं आपके आसपास में, उनके साथ कोई, आप उनको पुरुष को देखते हो तो लोग कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ है या कुछ है। तो मैं साफ साफ बताना चाहूँगी कि कभी किसी किन्नर का हस्बैंड ना तो था, ना है, ना होगा। फ्रेंड्स हो सकते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके दुख सुख में खड़े होने के लिए, लेकिन हर एक किन्नर का जो सुहाग होता है, जो पति होता है, वो होती है उसकी गुरु। और आज अगर मैंने भी अपने मांग में सिंदूर डाला है या हाथ में चूड़ी है, जो सुहाग की निशानी है, वो सब हमारे गुरु के लिए होता है। तो हमारी परंपरा में, हमारे समुदाय में, किन्नर समाज में, एक किन्नर का पति उसका गुरु ही होता है, वही उसका सर्वा होता है, वही उसका पालन करता होता है। तो कई जगह सोशल मीडिया पे कई हमने वीडियो देखे कि किसी किन्नर ने किसी आदमी से शादी कर ली या किसी लड़की से शादी कर ली। तो ये मतलब क्या होता है ये? देखिए, हर तरीके लोग, नेगेटिविटी अब इतनी फैल चुकी है कि लोग उसको अच्छे सकारात्मक तरीके से ना लेके नकारात्मक तरीके से पेश करते समाज के आगे। तो लेकिन मैंने जैसे बताया, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मैंने कहा, फ्रेंड्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आपके सपोर्टिव मेंबर्स हो सकते हैं, पर ऐसा हस्बैंड नहीं है। या लेकिन वाइफ नहीं हस्बैंड हो से आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते हैं, होते ही नहीं है। देखिए, बाकी अब सबकी अपनी अपनी सोच होती मतलब वो है, अपने उसको रिलेशन को कुछ भी कह लें, वो एक अलग बात है। हाँ बट जी। ये संभव नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है। जो हमारा सुहाग और जो पति के रूप में हम अपने गुरु को ही देखते हैं। बात भगवान की हो रही थी, तो क्योंकि भगवान में आपकी अच्छी आस्था है, भगवान शिव को आप मानती हैं, तो कभी किन्नर होने की वजह से भगवान के ऊपर गुस्सा आया कि आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? देखिए, मैं बचपन से कहती थी, क्योंकि बचपन में जैसा आपने बताया कि भाई बचपन से ही संघर्ष देखा है। हाँ, तो बहुत से लोग, मतलब जैसे बचपन से मैं
देखती आई हूँ, लेकिन आज भी वो चीज़ नहीं बदलाव आया है। लोग आज भी, जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, अब मेरे को तो ईश्वर की कृपा से आज मैं इतने अच्छे पद पे हूँ और मैं हर तरीके की ट्रैवलिंग सक्षम है करती आप हर हूँ, चीज़ से। चाहे मैं ट्रेन में करूँ, चाहे मैं एयरपोर्ट पे भी जाऊँ, चाहे मैं बाय रोड जाऊँ। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो ना आपको बार बार हमेशा देखेंगे, घूरेंगे और खुद देखने के बाद दूसरे को भी इंडिकेट करेंगे कि देखो देखो, वो देखो ट्रांस है, किन्नर है। तो ऐसा, मतलब मैं यही नहीं सोच पाई हूँ कि लोग बार बार क्यों जताते हैं कि आप अलग हो, यू आर हाँ, मतलब डिफरेंट। दिखाना चाहते हैं या लोग, मतलब कहीं ना कहीं दिखता है कि लोग इशारों में कुछ बातें कर रहे जी, हैं, कह रहे वो हैं। हमें महसूस कराते हैं कि आप अलग हो, आप अलग हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये नहीं होनी चाहिए समाज में। अच्छा, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल में देख रहा था और मैं खुद भी देख रहा था, तो रील आप बहुत बनाते हैं और बहुत अच्छी रील बनाते हैं, मैंने देखा आपकी रील। सोशल मीडिया पे अक्सर महिलाएं रील बना के डालती हैं और आजकल जिस तरीके की रील बनाते हैं, कहने को तो लोग कई बार ये भी कहते हैं कि भारत में पोर्न साइट्स बैन हो गई हैं, बट इंस्टाग्राम चलता है, तो आजकल महिला है ना उस पर वो काम कर लेती हैं। तो ये जो रील बनाने वाले जो महिलाएं हैं, खासतौर से लड़कियां जो इस तरह की रील डालती हैं बना के, कहीं ना कहीं समाज में छोटे बच्चों में ये बड़ा गलत चीज़ें जाती हैं। तो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं खुद? जी, जैसा आपने कहा, मैं पूरा सहमत हूँ पूरी आपकी बातों से। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत गलत है, क्योंकि देखिए, समाज का सबसे बड़ा, जो समाज में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, वो है मीडिया, हमारी सोशल मीडिया। जैसे आजकल इंस्टाग्राम है, या लोग यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जब महिलाएं ऐसा करती है तो वो अच्छा संदेश नहीं जाता, और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उस पे बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है। जो बच्चे हैं आजकल, जिनको शिक्षा की तरफ अपना कंसंट्रेट करना चाहिए, और वो एडुकेशन को ना देखते हुए इन सब चीज़ों में जाते हैं और एडिक्ट भी होते हैं बहुत से बच्चे। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जब आप समाज में अच्छा संदेश नहीं दे सकते हो, तो आप बुरा भी ना करो ऐसा, कि जिससे कि आने वाले जो लोग देख रहे हैं, जो समाज पे, उसका बुरा इफेक्ट पड़े। मेनली मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि अक्सर आपने देखा हो, दिल्ली मेट्रो की तो अक्सर वीडियो वायरल होती हैं, लड़कियाँ बेहुदा डांस कर रही हैं या लड़कों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखी जाती हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, क्योंकि घरों में आजकल ना छोटे बच्चे होते हैं, अब मोबाइल तो सबके हाथ में होता है, अब वो जब इन चीज़ों को देखते हैं, बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है समाज के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों को भी तो डिस्टर्ब करती होंगी ये। जी, बिल्कुल बिल्कुल करती है, क्योंकि एक समाज सेविका होने के नाते समाज में हम भी एक अपना एक अच्छा योगदान देते हैं समाज की उन्नति के लिए। समाज में जो मददगार, मतलब जो जिनको मदद की आवश्यकता है, उस समाज में हम करते हैं समाज सेवा। तो हमें ये चीज़ बहुत ही गलत लगती है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य है, अगर वो कोई कार्य करता है या इस तरीके की कोई हरकत करता है, उसे ये सोचना चाहिए कि हमारे भी परिवार में बच्चे हैं, उन पे भी क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप अगर किसी भी चीज़ को अपने ऊपर जब महसूस करेंगे, तो शायद वो विचार आपके बदले। आपकी प्रोफाइल जब हम लोग देख रहे थे, तो मैंने बहुत सारी आपकी वीडियो ऐसी देखी जिसमें आप कई फैशन शो में गए हैं, कई बड़े सेलिब्रिटीज से आप मिल रहे हैं, फैशन की आपको अच्छी समझ भी है और आपको देख के दिखता भी है ये चीज़ें। कहीं ना कहीं मतलब ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आजकल हिंदुस्तान में ये बात बोलने लगे हैं कि महिलाएं जो छोटे कपड़े या अभद्र कपड़े पहनती हैं, तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो महिलाओं के एक समाज में जो रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए, या कई महिलाओं की वजह से दूसरी महिलाओं को उनकी इमेज ख़राब होती है कि छोटे कपड़े वो पहन के जा रही हैं, अभद्र कपड़े पहन रही हैं। और कहीं ना कहीं जो महिलाओं से जुड़े जो अपराध हैं, छेड़छाड़ होती है या रेप जैसी घटनाएं होती हैं, वो ये छोटे कपड़े कहीं ना कहीं इसका अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप इन चीज़ों को कैसे मानती हैं? आपको क्या लगता है कि वाकई में महिलाओं का छोटा कपड़ा पहनना, छोटे कपड़े पहनना या इस तरह के अभद्र कपड़े पहनना, वो कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है? देखिए, वस्त्र से आप किसी इंसान के व्यवहार को नहीं, मतलब कि जज कर सकते। जैसे कि इंग्लिश में एक फ्रेज़ है, कहावत है, वी कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप किसी भी किताब को उसका कवर देख के नहीं जज कर सकते ना, कि उसके अंदर क्या है।
तो इसी तरीके से कि हर महिला को अधिकार है, हर महिला हो चाहे पुरुष हो, हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को हमारे भारत देश में अधिकार है कि वो कुछ भी पहने, कुछ भी करे, वो उसका पर्सनल उसकी सोच है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, हर फील्ड है, हर चीज़ में एक प्रोफेशनलिज्म होता है। तो जो ये हमारी जो मॉडल इंडस्ट्री है, जिसमें मॉडलिंग्स है, डिज़ाइनिंग्स है, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं जो ड्रेसेस डिज़ाइन करते हैं, और मॉडल्स जो होती हैं उसको वो रैम्प वॉक पे, मतलब कि आउटफिट को, मेन तो उनका आउटफिट होता है ना, डिज़ाइनर ड्रेसेस को दिखाना। तो उसको कोई हम नहीं कह सकते कि गलत है, क्योंकि देखो हर किसी को अधिकार है कि वो कैसे रहे, कैसे अपना जीवन व्यापन करे। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि लोगों का ये मानना है या बोलना है, सोचना है कि गंदे कपड़ों की वजह से रेप या ऐसी चीज़ें होती हैं, तो देखिए मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ। क्योंकि देखिए, कपड़ों से किसी का रेप हो, ये बात गलत है। देखिए, रेप तो एक अच्छे से साड़ी सूट में भी कोई महिला होगी, अगर सामने वाला पुरुष ही अगर अच्छा नहीं होगा, उसकी राक्षसी प्रवृत्ति ही होगी, उसके विचार ही अच्छे नहीं होंगे, अच्छे संस्कार नहीं होंगे, अच्छा माहौल नहीं होगा जहाँ उसका पालन पोषण हुआ है, या वो जहाँ रहता है अच्छी संगत नहीं होगी, तो ये इफ़ेक्ट इंसान पे होता है कि वो कैसा है। ये कपड़ों पे नहीं कि अगर छोटे कपड़े पहने के उसी के साथ रेप हो। इतने सारे रेप हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं अभी रिसेंटली में जो बंगाल में हुआ था, तो देखिए वो डॉक्टर थी, एडुकेटेड थी, वो तो अपने प्रोफेशन में आई थी, कोई छोटी मॉडलिंग करने तो कपड़े पहन के नहीं आई होगी ना। तो आप इस चीज़ को सोचिए कि आप किसी के कपड़ों को देख के नहीं कर सकते, ये सामने वाले का, ये हमारा एक माहौल है, समाज को सोचना चाहिए। और अगर इसको एक अच्छा एकदम स्ट्रिक्टली इसका जो है जो हमारे कानून में अगर इसको अच्छी तरीके से एकदम स्ट्रिक्ट होके ऑर्डर दिया जाए, कानून बनना चाहिए। हाँ, सख्त कानून हो कि इंस्टेंट इस इंसान के साथ कि इसे 20 चौराहे पे यकीन दिलाओ, तो ये ना हमारे समाज में, भारतीय समाज में एक अब मतलब कहते हैं कि मेंटेलिटी है भारतवासियों की कि जब तक वो देखते नहीं है किसी चीज़ को, करते नहीं है, भेड़ चाल। अभी देखिए, अभी कुछ इंस्टा पे कोई चीज़ रील वायरल होगी कि ये चीज़ देखो करने से ये हो रहा है, सब करने लग जाएंगे। तो जब तक उसको इंस्टेंट अपनी आंखों से नहीं देखेंगे ना कि इसका दुष्कर्म करने का ये परिणाम इसको मिला, तो इंसान की मेंटेलिटी नहीं मेन तो बदलती। कारण ये भी है कि हमारे यहाँ इन चीज़ों को लेके कोई कुछ होता नहीं है, कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती है, तो लोग कहते हैं चल उसने करा, कुछ नहीं हुआ, तो दूसरे लोगों की हिम्मत बनती है। पर एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अभी पीछे दिल्ली से एक रील भी वायरल हुई थी, एक लड़की दिल्ली मेट्रो में वो बिकनी पहन के गई थी, तो ये कैसे है? नहीं, ये तो ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि भाई किसी भी महिला के कपड़े छोटे बड़े पहनने, देखिए छोटे बड़े हो, लेकिन ये तो महिला को भी सोचना चाहिए ना कि इस तरीके से इतनी भी अभद्रता नहीं होनी चाहिए कि जो एक मर्यादा, हर चीज़ में एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को इंसान मर्यादित होकर अगर कोई चीज़ करे। देखिए मैंने कहा कि रैम्प वॉक होती है, शोज़ होते हैं, छोटे कपड़े पहने जाते हैं, वो एक प्रोफेशन है, उसको इंसान करे। हाँ, अपनी रियल लाइफ में भी पहने, पर इस तरीके से पहने कि जिससे समाज पे भी गलत असर ना हो उस चीज़ का। आप मर्यादित होकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना उस चीज़ को। LGBT कम्युनिटी को मैंने एक पोस्ट देखा था जिसमें आपने भी एक पोस्ट डाली थी, तो LGBT कम्युनिटी को लेके आप क्या सोचते हैं? और अक्सर लोग, ख़ास तौर से मैं अगर हमारे देश की राजनेताओं की बात करूं, तो इस मुद्दे को लेके बड़ा राजनीति करते हैं। लोग कहते हैं कि ये सब गे संप्रदाय के जो लोग हैं, ये सिर्फ कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ मतलब वो गलत विचार ही इन सब चीज़ों को देख के लाते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि ये कहाँ तक सही है? देखिए विचार पे तो ये है, हर किसी के अपने विचार है। कुछ भी इंसान, जैसे पहले भी बात कही है कि सबके अपने अपने विचार होते हैं। लोग हर चीज़ को सकारात्मक तरीके से भी देखते हैं, नकारात्मक तरीके से भी देखते हैं। लेकिन ये चीज़ तो है, देखो LGBTQI कम्युनिटी है, हम भी उसी का एक हिस्सा है, तो ये चीज़ होती है। जैसे आपने बताया कि होमोसेक्सुअल भी लोग होते हैं जिनका आकर्षण जो होता है एक पुरुष का पुरुष में भी हो सकता है, एक स्त्री का भी हो सकता है, तो ये नेचुरल है। ये देखो, ये तो जब मानव की रचना हुई तो ईश्वर ने कुछ ऐसे गुण डाले कि वो एक अपनी फील होती है। और देखिए ये ऐसा नहीं होता है कि किसी के साथ कोई चीज़ ज़बरदस्ती हो, इंसान की अपनी होती है। तो ये भी एक, अगर ये चीज़ है तो इंसान मतलब समाज को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान है कि वो अगर कोई गे है या कोई लेस्बियन है,
कोई भी LGBTQI कम्युनिटी से है तो वो खुल के आगे आए, एक्सेप्ट करे, समाज को बताए यस कि मुझे एक स्ट्रेट गर्ल के साथ मैं रिलेशन नहीं बना सकता, तो वो विवाह भी ना करे। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं कम्युनिटी से लेकिन वो विवाह कर लेते हैं, बाद में थोड़े दिन बाद रिलेशन नहीं बनता। क्योंकि कोई भी स्त्री एक पुरुष के पास अपना सर्वस्व छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के एक नई जिंदगी व्यतीत करने के लिए आपके घर में आती है। तो हाँ, ये सब चीज़ ना हो ना, पहले इंसान हो तो ये चीज़ खुल के आनी चाहिए। और फैमिली को, पेरेंट्स को भी कोई बहुत बड़ी एक इस इशू नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल है। एक पुरुष का भी होता है, स्त्री का होता है। एक्सेप्टेंस के साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि उससे किसी और की भी, तीसरे इंसान की भी जो है जिंदगी ना खराब हो। एक नेताजी पीछे कह रहे थे ये जो LGBT कम्युनिटी के लोग हैं ये एक बीमारी है और इनका इलाज होना चाहिए। तो आपको मतलब कितना आप मानते इस बात को? देखिए बीमारी को कहेंगे तो बीमारी तो फिर हर किसी इंसान के अंदर हो सकती है, ऐसे तो हर चीज़ को लेके। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। आप क्या इलाज करोगे? दवाइयाँ दोगे, इंजेक्शन से क्या करोगे? ये एक फील है, एक भावना को आप बीमारी का नाम नहीं दे सकते। देखो, आत्मा किसी की हम नहीं बदल सकते। विचार में अगर आपको मैं कोई चीज़, अब जैसे आप मुझसे कोई चीज़ बात कर रहे हो या समाज को मैं अगर कोई चीज़ बता रही हूँ तो उसके विचार मेरी बातों को सुन के, मेरे विचारों को सुन के बदल सकते हैं। लेकिन आत्मा और भावनाएं, फीलिंग्स, इंसान के इमोशंस कभी नहीं बदल सकते हैं। जो इंसान के अंदर है, जो आत्मा और शरीर का कहते हैं ना, एक अलग अलग चीज़ होती है। तो जब आत्मा जिसकी है ना, वो नहीं हम बदल सकते। शारीरिक रूप से हम उसके अंदर जो है चेंजेस ला सकते हैं। तो इसी प्रकार ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल चीज़ है, ये फील है। इसको एक्सेप्ट करते हुए मतलब समाज को, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सेप्टेंस है, लोग खुल के जीते हैं, खुल के जॉब करते हैं, अपनी लिविंग रिलेशंस में रहते हैं, तो वहाँ कोई इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है, लोग एक्सेप्टेंस है। ऐसे ही हमारे भारत देश में भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वैष्णवी जी, आपने अपनी प्रोफाइल में लिखा हुआ है सामाजिक कार्यकर्ता भी आप हैं, तो देश की राजनीति के बारे में क्या ख्याल है आपका? जो अभी फ़िलहाल जैसे हमारे यहाँ राजनीति चल रही है, हिंदू मुसलमान जो चल रहा है हमारे यहाँ, या जैसे आप प्रयागराज से, तो प्रयागराज में बाबा जी का जो बुलडोजर चल रहा है आजकल, उनको लेके क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं कोई एक पर्सनल किसी पार्टी के लिए नहीं बोलूँगी, पर आपने जैसे राजनीति का नाम लिया तो मैं यही अपने विचार रखना चाहूँगी कि जो हमारे देश की राजनीति है उसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे धर्म को लेकर या बहुत सारी चीज़ों को लेके, जो मतलब कि कोई भी एक राजनीतिक पार्टी जो है अपना कोई और संदेश देना चाहती है, लेकिन वो मीडिया के थ्रू कह लो या लोगों के थ्रू कह लो, उसको दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जाता है समाज के आगे, तो वो चीज़ गलत है। और राजनीति को अच्छे संदेश, अच्छी राजनीति और लोगों के कल्याण के लिए ही कार्य करने चाहिए, समाज सेवा ही करनी चाहिए, ना कि ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जिससे कि आपसी विवाद हो और समाज के अंदर जो है बैलेंस बिगड़े, लोग एक दूसरे को मतलब कि लड़ाई झगड़े का माहौल। जैसे हमारे यहाँ जो नेता हैं जब चुनाव से पहले वो वादे करते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में केजरीवाल साहब ने भी बहुत सारे वादे किए थे। आज तक यमुना साफ कर दूंगा, पोल्यूशन ख़त्म कर दूंगा। आज आप दिल्ली में, आपको पता होगा कि पोल्यूशन की क्या हालत है। यमुना जो नदी है वो अब नाला बन चुकी है, यमुना तो बची नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे नेता जो लोगों को झूठे वादे करते हैं, इनके साथ क्या करना चाहिए आम जनता को? देखिए, जनता को अधिकार है, वो अपने मन मर्जी से अपना नेता खुद चुन सकती है। और आप पहले देखिए, आप किसी भी नेता को चुनने से पहले उसके कार्यों को देखिए कि उसने जो पहले भी कार्य करे हैं तो क्या वो अपनी वादों पे पूरे मतलब खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे। तो आप सोच समझकर, एक नागरिक है, आपको अधिकार है वोट देने का, तो आप जब चुनाव आएँ तो अच्छे से उसी इंसान को मतलब कि चुने, अपने नेता को जो कार्य करे। और रही बात इसकी कि लोग कहते कुछ हैं करते कुछ है, तो देखिए ये तो हर ही फील्ड में होता है। ये तो समाज को खुद ही इस चीज़ को सोच के ही करना चाहिए कि हम उस नेता को चुने जो हमारे हित के लिए कार्य करे, कम से कम हमारे देश के लिए करें। जी बिल्कुल, देश के लिए, समाज के लिए, हम लोगों के लिए। अच्छा, किन्नर समाज को लेकर आप क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है कि हमारे देश के अंदर क्या कुछ ऐसा होना चाहिए जो किन्नर समाज को थोड़ा सा ऊपर तक लेके जाए? मतलब
जो कई सारी चीज़ें जो किन्नर समाज की जो छूट गई हैं, किस तरीके से किन्नर समाज का विकास होना चाहिए, समाज में किस तरीके से, क्योंकि एक एक पेपरों पे खाली एक थर्ड जेंडर का एक कॉलम बना देना ही जी, ये नहीं है बिल्कुल। कि आप उनको सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात करी, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, बट मुझे आपकी इतनी अच्छी बात लगी कि आपने ये चीज़ बोली कि मुझे हर जगह ये विचार खुद रखने पड़ते हैं कि देखो थियोटिकली और प्रैक्टिकली दोनों डिफरेंस होता है दोनों में। तो जैसे आपने खुद ही इस चीज़ को बोला कि एक पेपर पे लिख देना डॉक्यूमेंटेशन पे होने से नहीं होता, तो ये आपकी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। और मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए सरकार ने लिख दिया कि हाँ चलिए ये डॉक्यूमेंट में थर्ड जेंडर भी है, या अब आपको आपको क्या नाम है अधिकार है, या आपको हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जॉब्स की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो देखो कहने से नहीं होता, पेपर वर्क से नहीं होता, प्रैक्टिकली उस एटमॉस्फेयर को, उस वातावरण को बनाना पड़ता है, जो कि हमारे भारत देश के अंदर, भारत नागरिकों के अंदर वो चीज़ नहीं है। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सरकार को कुछ ऐसे जागरूकता क्या बोलते हैं कि एक प्रोग्राम रखना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कि जिससे कि हम जागरूक कर पाएँ। जैसे कि सबसे पहले मैं यही चाहूँगी कि सबसे पहले एक नॉलेज देना या ज्ञान देना, वो शुरू होता है बच्चे की एडुकेशन से, पढ़ाई से। जो जैसे विद्यालय है, कॉलेजेस हैं, स्कूल कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, और उस प्रोग्राम में ना पुरुष स्त्री के साथ साथ उसमें अगर आप कोई प्रोग्राम अवेयर कर रहे हो तो उसमें एक किन्नर का होना बहुत ज़रूरी है। उस किन्नर को इन्वॉल्व करते हुए, वो किन्नर जो सक्षम है, बहुत से हमारे समाज में सक्षम किन्नर्स हैं, बहुत सारे एडुकेटेड हैं, तो उनको खुद बुलाया जाए, वो बच्चों को अवेयर करे कि बेटा वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, एंड वी ऑल्सो हैव टैलेंट, वी कैन शो ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी, एंड यू शुड गिव अस रिस्पेक्ट। आजकल हो ही रहा है ना, हम लोग बचपन से ही अपने घर में बच्चों को सिखाते हैं कि ये किन्नर है, ये घर में किसी घर पे बच्चा होता है तब आते हैं। मतलब हम अपने साथ साथ अपने बच्चों के भी दिमाग में एक चीज़ बिठा दी है कि ये किन्नर है, इसका पर्टिकुलर काम सिर्फ यही है, ये यही काम करते हैं। और उसके बाद होता क्या कि सबकी मेंटलिटी वैसे ही डेवलप हो जाती है। वैसे ही अब देखिए कहा जाता है, अरे नहीं, जो बच्चे सुनते आए हैं ना बचपन से, जी। आपने भी सुना होगा, सबने सुना होगा, मैं नहीं मानती कोई कहे नहीं हमने नहीं सुना। देखिए बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि बहुत पूजनीय होते हैं, बेटा कहीं मिले आशीर्वाद लेना, वो सबके संस्कार है, तो वो बच्चे लोग आशीर्वाद लेते हैं हम लोगों से, हम देते हैं। बहुत से अरे नहीं कहीं मिले दूर रहना, वो ऐसे करेंगे, पकड़ के ले जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपको अपने जैसा बना देंगे। तो ये जो अवधारणा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर है, मेंटालिटी ऐसी बन गई है, तो लोग हमें वो उस दृष्टि से ही देखते हैं। तो जो मैंने बताया, जब अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे, लोग हमसे मिलेंगे, हमारे विचारों को समझेंगे, हमारी फीलिंग्स को समझेंगे, हमारी लाइफ जर्नी को सुनेंगे, तो तब लोगों पे पता लगेगा कि हाँ, मतलब कि ये भी हमारे समाज का ही अंग है। तो वो एक्सेप्टेंस और जो गैप ऑफ कम्युनिकेशन है वो कम होगा, जिस वजह से जो है कि एक अच्छा मतलब कि रिलेशन समाज और हमारा एक बन पाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आजकल सड़कों पे किन्नर बहुत दिखते हैं, और ये मुद्दा हमने पहले भी कई बार उठाया कि कई लोग नकली किन्नर बन के फुटपाथों पे भीख मांग रहे होते हैं या पैसे मांग रहे होते हैं। और कई बार ऐसा देखने को मिला कि किन्नरों ने ऐसे लोगों को पकड़ा है बाकायदा। तो ये जो इस तरह के काम कर रहे हैं लोगों को, मतलब क्या लगता है, या जो एक्चुअल में सच में जो किन्नर हैं, क्या उनको ज़रूरत पड़ती है कि वो रोड पे खड़े होकर इस तरीके से पैसे मांगे? देखिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि क्या नाम है, किन्नर समाज को तो शुरू से ही अपने हक के लिए लड़ना पड़ा, ठीक है, और उनको स्ट्रगल करना पड़ा। हर एक हमारे किन्नर को बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक, हमारी तो लाइफ ही पूरी स्ट्रगल से भरी होती है। बचपन से हमें शुरू अपने आप को साबित करने के लिए, हमें अपनी कला को साबित करने के लिए, अपने आप को कि हम सक्षम है समाज में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो कुछ लोगों ने एक चंद पैसों के लिए कपड़े पहन लेना
और गलत काम करना, स्नैचिंग करना, क्राइम करना, मर्डर करना है, रॉबरी करना, ये सब करनी शुरू कर दी, जिससे कि हमारे समाज पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। लोग हमें भी उसी नज़रिए से देखते हैं, जो कि बहुत गलत है। हम लोग ऐसे लोग मिलते हैं, उसका हम लोग पूरे हम लोग उनका क्या नाम है, हम भी एक्शन लेते हैं, उसके अगेंस्ट रहते हैं इन बातों के, और ये गलत बात है। और क्या नाम है, बहुत से अच्छे लोग उस चीज़ को समझते भी हैं और वो उनको पहचान भी हो जाती है कि हाँ, किन्नरों की। और मैं यही बताना चाहूँगी, जो किन्नर होते हैं उनके अपने अपने क्षेत्र होते हैं, अपने गुरु होते हैं, अपने बुज़ुर्गों की दी हुए हमारे एक क्षेत्र होते हैं, जो हमारी परंपरा जो द्वापर त्रेता युग से चलती आ रही है। राम जी ने जन्म लिया, कृष्ण जी ने जन्म लिया और किन्नर माताओं ने जाके बधाई ली। वो परंपरागत हमारा व्यवसाय आज भी चलता आ रहा है। और किन्नरों को अपने एक किसी गुरु के शिष्य बन के, गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते हुए हमारे पास जो क्षेत्र होता है वही हमारा मेन व्यवसाय होता है कि हम नेक लेते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है या कोई मांगलिक कार्य होता है। और मंगल घड़ियों में तो हमें मंगलामुखी भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ भी मांगलिक कार्य होता है वहाँ हम लोगों की प्रेजेंस होना वही बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी बात होती है। आपकी प्रोफाइल में मैंने आपकी डांस की बहुत सारी वीडियो देखी, तो डांस करना पसंद है आपको? जी बिल्कुल, और मैंने तालीम भी ली है, मतलब कि मैंने क्लासिकल डांस वगैरह जी शायद यस, सीखा आई एम आपने? ए क्लासिकल डांसर, और मैंने संगीत प्रभाकर किया है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि जो आपने क्लास सीखी है वो आप दूसरों को भी दें, मतलब बच्चों को सिखाने विखाने का कभी सोचा हो? जी बिल्कुल सोचा, और मैंने ये मेरा एक सपना भी कह लो है कि मेरा एक अपना आश्रम हो जिसमें एक मंदिर हो। मैं धर्म के साथ साथ मैं उन बच्चों को, जो बच्चों को नहीं मिलती है अपॉर्चुनिटीज़, या जो बच्चे योग्य नहीं है या नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, तो मैं उन बच्चों को शिक्षा दे सकूं, चाहे वो नृत्य की हो। और मैं एक पेंटर भी हूं, मैं पेंटिंग्स करती हूं, तो मैं कला के क्षेत्र में भी बच्चों को ज्ञान देना चाहती हूं। और साथ ही साथ मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूं, तो क्या नाम है, मैं बच्चों को उसकी भी शिक्षा देना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो, ईश्वर देखो कब वो पूर्ण करे, जब वो ऐसा कुछ बने, चलो, और हमारी मैं समाज शुभकामनाएं हैं सेवा कि के जल्दी साथ पूरी साथ हो आपकी। लास्ट में यही कहना चाहूँगा धन्यवाद। आपसे कि हमारे आज चैनल के माध्यम से हमारे देश की सरकारों से या समाज से कोई आपके मन की ऐसी बात हो जो आप कहना चाह रही हो, जो आज तक आपने कभी किसी को ना कही हो, तो आप कह सकती हैं। मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी चैनल का आपके, कि मुझे इतना अच्छा अवसर प्रदान करा कि मैं अपने विचार रख पाऊँ। और आपने बहुत अच्छे से प्रश्न भी करे, जो मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई उत्तर देने में आपको। और मैं ये समाज को कहना चाहूँगी कि हम लोगों को प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए, क्योंकि हम बचपन से उसी के भूखे रहे हैं। और अगर आप हमें सम्मान देंगे, प्रेम देंगे, तो हम भी आपको प्रेम और सम्मान ही देंगे। और रही बात दूसरी, कि प्रैक्टिकली उस चीज़ को यूज़ करिए। लोग बहुत से कह देते हैं, हाय कितनी सुंदर हो तुम, भगवान ने क्या कमी कर दी, और आपको पूरी औरत हो, बस जरा सी कमी है, बहुत बुरा हुआ, कि मैं आपको पूरी सिंपैथी मतलब लोग देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ भी करिए। देखिए, अगर कोई स्त्री और पुरुष का विवाह अगर होता है, या जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो हम लोग आते हैं, तो हम लोगों को प्यार से नेक देते हैं। वो हमारी परंपरागत हमारा एक व्यवसाय है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप उसके साथ साथ आशीर्वाद लेने के साथ साथ हमें एक नॉर्मल फ्रेंड भी समझिए, एक नॉर्मल इंसान की तरह भी ट्रीट करिए, ताकि हम भी आप लोगों के साथ इस समाज में हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के वो सब कार्य कर सके जो आप लोग खुशी खुशी करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ महंत डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बा नंदगिरी जी। इनकी एक बात मुझे भी आज बहुत अच्छी लगी, वो ये बात थी कि किन्नरों के साथ सिंपैथी रखने से अच्छा ये है कि आप उनको सच में दिल से अगर पसंद करें। आप किन्नर को किन्नर कहने की जगह अगर आप उनको अपनी दीदी या अपनी बहन, भाई, कुछ भी कह सकते हैं, प्यार दें और जिनकी उनकी ज़रूरत है। जैसा कि आपको बताया भी कि वैष्णवी जी ने कि उनका बचपन कितना संघर्ष से रहा, और लगभग सभी किन्नरों का जो बचपन है, वो बचपन का उनका पूरा जीवन ही संघर्ष से भरा रहता है। तो जो व्यक्ति इतने संघर्ष के साथ जी रहा है, इतने लोगों के
निगाहों को झेल रहा है, अगर उसको आप थोड़ा सा प्यार देते हैं और समाज में उनकी जो ज़रूरत है, जो उनकी हिस्सेदारी है, वो उनको अगर देते हैं, यही इनके लिए सबसे बड़ा काम होगा। और मैं ये चाहूँगा कि अगर सच में आप आज के इस एपिसोड से कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगी कि वाकई में किन्नर समाज को बदल सकती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। किन्नर समाज को लेके आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और डॉक्टर साहब से अगर कुछ बात आप पूछना चाहें, कोई भी बात, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इनसे जवाब लेके हम ज़रूर आपको देंगे। और इस एपिसोड के बारे में जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे साथ इसी तरह बने रहें। मैं धर्मवीर जारवाल, हमारे साथ मौजूद थे महंत डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बा नंदगिरी जी। कैमरे पे हमारे साथ मौजूद हैं रोहित और हमारी पूरी टीम। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।